देखो कल अपन ने रिलेटिव परमिएबिलिटी होमवर्क किए। मैंने जो होमवर्क बोला था होमवर्क किए। अरे मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया था थ्योरी, उस थ्योरी को लिखे कि नहीं होमवर्क में? हेलो, जो व्हाट्सएप में मैंने थ्योरी शेयर किया था उस थ्योरी को आपने नोट डाउन किया था। किए कि नहीं? कर लिए? उसमें डिफरेंस और ये सब था, काफी कुछ थ्योरी थी वहां पे। ठीक है, काफी कुछ थ्योरी थी। तो सबसे पहले कल अपन ने जो पढ़े थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, एक था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना? एक कौन सा था? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी था एक, और एक था रिलेटिव परमिएबिलिटी। एक टर्म था एच, एक टर्म था आई, और इस तरह के टर्म्स अपन ने कल पढ़े थे। ठीक है ना? कुछ टर्म्स अपन ने पढ़े थे इस तरह के। आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और फिर क्या था? एक मैग्नेटिक इंडक्शन था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी, और रिलेटिव परमिएबिलिटी थी, है ना? एंड परमिटिविटी, सॉरी परमिएबिलिटी। तो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब आपके पास में तीन टाइप के मटेरियल है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंड सॉरी तीन टाइप के मटेरियल हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। हेलो, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये टर्म था आपके पास में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको याद रखें। और तीन टाइप के मटेरियल, डायमैग्नेटिक एंड देन पैरामैग्नेटिक एंड देन फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ मटेरियल इज क्लासिफाइड हियर। ये और एक फेरी मैग्नेटिक भी होता है ना, वो अपन उस पे नहीं जा रहे, केमिस्ट्री हो सकता है आपने पढ़ा होगा, बट अपने उसमें ये तीन क्लासिफिकेशन है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, और अगर कल आपने होमवर्क किया है तो फिर इनके एग्जांपल्स भी आप लोगों को ध्यान में होंगे। डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, इट इज लेस देन 1, सॉरी लेस देन -1 एंड सॉरी लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1। मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती वो नेगेटिव होती, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होता है, वीकली मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर आप देखोगे इसकी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या आएगी बेटा? यहाँ पे 1 आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन म्यू आर विच इज लेस देन, कितना जाएगा? आप 1 ऐड कर रहे हैं 1, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत स्मॉल है, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी है? बहुत, सॉरी नेगेटिव है, और -1 से ज्यादा एंड 0 से कम। मतलब ये जो मटेरियल होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होते हैं। ठीक है, वीकली रिपेल मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट का इनमें मैग्नेटिज्म आता है, और ये जो मैग्नेटिज्म है ये अपोजिट डायरेक्शन पे आता है, सो दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? मतलब अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन मटेरियल्स को रखोगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल कर देते, ये अंदर से पास नहीं होने देते। ये कोई मटेरियल है, दिस इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, और ये यहाँ पे भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देते हैं, बाहर से जाने देते, अपने अंदर से नहीं जाने देते। ठीक है, तो दीज आर द डायमैग्नेटिक मटेरियल। एंड इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल,
पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जो ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है और बहुत स्मॉल होती है। पॉजिटिव वैल्यू होती बट इट इज आल्सो वेरी स्मॉल हियर। एंड म्यू आर अगर देखोगे तो यहाँ पे आप 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा म्यू आर इज लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन 1 हियर। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ये परमिटिविटी नहीं है, एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। मतलब 10 टू द पावर -5 या -6 या इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज वेरी स्मॉल। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो मटेरियल होते हैं ये अपने अंदर से थोड़ी बहुत फील्ड लाइन को जाने देते, मतलब वीकली मैग्नेटाइज होते इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। एंड जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है इट इज मच ग्रेटर देन 1, सो रिलेटिव परमिबिलिटी इज आल्सो मच ग्रेटर देन 1। ठीक है। एंड जब इन मटेरियल्स को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो देन दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन। ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते, मतलब अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा पास होने देते, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ये क्या करते हैं, मटेरियल बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मैंने सिर्फ एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताया। अब आप लोगों को ध्यान होगा एग्जांपल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स बताओ, फिर पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स बताओ। मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, जिसने होमवर्क किया हुआ है कल का। मैंने बोला था कि भाई वो टेबल को पढ़ना है होमवर्क, अगर आपने टेबल प्रॉपर बनाए हो तो आपको एग्जांपल ध्यान होंगे। ठीक है। तो कौन बताएगा, हैंड रेज करो एग्जांपल्स इनके, डायमैग्नेटिक के, पैरामैग्नेटिक के, फेरोमैग्नेटिक के। कौन बताएगा भाई, हैंड रेज करो। किए कि नहीं किए? नहीं होमवर्क? क्या होमवर्क किए होते तो फिर आप तो तुरंत बता देते कि आपने किए। हेलो, किया है कि नहीं किसी ने? हेलो, किया है नहीं होमवर्क? सर मेरा क्या बेटा, आसना किया है? चलो बताओ आसना। सर बचा है। हाँ क्या है बचा है? करने का बचा, अभी हुआ नहीं क्या? नहीं हुआ है, हाँ अरे थोड़ा इतना सा बचा है। पूरे दिन भर टाइम मिलता आप लोगों को, क्या करते हो तुम लोग? सर हम लोगों की मैथ की भी क्लास चालू हुई है ना। मैथ्स की क्लास सुबह हो जाती है, 9:15 बजे से हो जाती है, उसके बाद दिन भर टाइम बचता है आपके पास में 10 बजे से 9:30 बजे सर से फिर ये और 4 बजे तक। होमवर्क मिल रहा है ना। हाँ तो क्या करना तो पड़ेगा ही ना। इसके बाद फिर आप 6-7 बजे से फिर फ्री हो जाते हो, फिर आप लोग 6:30 के बाद में। ठीक है। ओम प्रकाश बताओ, डायमैग्नेटिक के एग्जांपल बताओ ओम प्रकाश। सर कॉपर और गोल्ड। बस दो ही हैं क्या, और भी हैं एग्जांपल? एंटोनिमी। एंटोनिमी भी है सर। एंटीमनी होता है गोल्ड। मर्क्यूरी। हाँ एंटीमनी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी वाटर एयर। हाँ वाटर भी है क्या? हाँ और एयर और हाइड्रोजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, H2 गैस। सर हाँ और बिस्मुथ भी है सर, बिस्मुथ। ठीक है। बिस्मुथ। देखो इसमें जितने भी अच्छे मेटल होते हैं ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कॉपर एंड गोल्ड आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये कैसे होते हैं? ये डायमैग्नेटिक होते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो जनरली जो सुपर कंडक्टर होते हैं ना वो डायमैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल बताओगे? पैरामैग्नेटिक के एल्यूमिनियम। हाँ एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, मैग्नीस, मैग्नीज, क्रोमियम, हाँ क्रोमियम, टंगस्टन। कॉपर क्लोराइड भी है ना, CuCl2। हाँ कॉपर। हाँ टंगस्टन, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन और
कैल्शियम लिथियम कैल्शियम एंड Brown. लिथियम, ठीक, ओके। ठीक। फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल बताओ। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, निकल, कैडमियम, Fe3, कोबाल्ट, कोबाल्ट भी है ना, निकल भी है सर, आयरन कैडमियम कोबाल्ट भी है, निकल। कैडमियम भी है, हाँ ठीक है। नहीं और सर, क्या नहीं है? सर कैडमियम, कैडमियम भी है, ठीक है। Fe3O4, ठीक है। एक एल्निको होता है, एल्निको, इसके ना परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है, एलॉय है एल्निको। किस किस का एलॉय है ये? एल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट का एलॉय है एल्निको। इसकी परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये इतने पार्ट आप देखो, ये एग्जाम में भी आता है ऐसा, मतलब स्टेट बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है। ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपन पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो डिस्कशन किए ना अपन ने, एग्जाम में भी आता है, ध्यान रखना। अब लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, उनके अंदर जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से होता है। डायमैग्नेटिक में जो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो कंप्लीट होती है, पैरामैग्नेटिक में पेयरिंग कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, फेरोमैग्नेटिक में भी इनकम्प्लीट होती है। बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो डोमेन्स होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत सारी एटॉमिक मैग्नेट उसमें अलाइन होती हैं ऑलरेडी पहले से, ठीक है ना। और जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हो तो वो सब की सब फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। तो ये एक मोटा मोटा मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे बताया आपको, ससेप्टिबिलिटी और इनसे रिलेटेड। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। चलिए, सर ले। अभी एक और पार्ट है ना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। जो ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 0, मतलब टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी डिपेंड नहीं करती, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एंड दिस इज नोन एज क्यूरी लॉ। इसको क्या बोला जाता है? क्यूरी लॉ बोला जाता है। मतलब आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर गर्म करते जाओगे तो उसका जो मैग्नेटिज्म है वो लूज होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस Tc, वेयर T इज ग्रेटर देन Tc। और ये टेम्परेचर कहाँ में चाहिए आपको, यहाँ पर भी दे आर इन केल्विन, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज Tc हियर? Tc इज क्यूरी टेम्परेचर। मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन की कोई कांस्टेंट वैल्यू है? नहीं नहीं, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। सॉफ्ट आयरन के लिए अलग होगी, कोबाल्ट के लिए अलग होगी, निकेल के लिए अलग होगी। जैसे मुझे शायद एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन लगभग लगभग आप 1000 के आसपास देख लो उस पे, है ना, 1000 के आसपास कॉपर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हेलो, हाँ ठीक है, ये इतना समझ गए? हाँ बोलो। अभी ये जो क्यूरी टेम्परेचर है ना, ये फिक्स नहीं है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। एनसीईआरटी में पूरा टेबल बना हुआ है इसका, आप देख सकते हो। अब देखो, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस मटेरियल के लिए कितना होता है क्यूरी टेम्परेचर, बस इतना ध्यान रखना कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्यूरी लॉ कब लगेगा, जब उस मटेरियल का टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के अबव होगा, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर के अबव जब आएगा तभी इस पे क्यूरी लॉ लगेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, मतलब ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट अबव क्यूरी टेम्परेचर, जब ये टेम्परेचर ग्रेटर हो जाएगा Tc से, देन
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? तब फिर पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब कन्वर्ट हो जाते हैं? एवो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर ये जो मटेरियल है आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दे आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक। तब क्यूरी लॉ इस पे लगता है, अदरवाइज क्यूरी लॉ इस पे नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इनकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अभी समझ गए? और इसमें एक डोमेन थ्योरी दी हुई है, आप डोमेन थ्योरी को पढ़ना। इसमें जैसे एटॉमिक लेवल पे अगर अपन बात करें तो डायमैग्नेटिक मटेरियल, देखो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल लिया मैंने, जैसे ये मैं यहाँ पे कुछ एटॉमिक मैग्नेट्स यहाँ पे मैंने कंसीडर किया, तो इनका जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो पेयरिंग होने के कारण कैसा होता है? 0 होता है। और जब आप इनको एक्सटर्नल फील्ड पे रख देते हो, जैसे अगर मैं एक सिंगल एटम की बात करूं, जैसे एक सिंगल एटम, अभी बेटा इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, और जब आप इसी एटम को एक्सटर्नल फील्ड पे रख देते हो तो जो फील्ड के डायरेक्शन पे मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाता है। इसलिए ये वीकली रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। So therefore these material are weakly repel in external magnetic field. पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इस तरह से एटॉमिक मैग्नेट्स रही हुई है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, सब रैंडमली अरेंज है, और जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हो तो ये सभी एटॉमिक मैग्नेट किसके डायरेक्शन पे अलाइन हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइन हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइन हो जाती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, पैरामैग्नेटिक पे। यहाँ पे फील्ड नहीं है, यहाँ पे फील्ड नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड पे रखते हो तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे बढ़ता है, इसलिए वीकली रिपेल होते हैं और ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनमें डोमेन्स होते हैं ऑलरेडी पहले। बहुत सारे जो एटम्स हैं इसके वो सेम डायरेक्शन पे अलाइन होते हैं, और जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रख देते हो, जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हो तो ये सभी डोमेन्स सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे ये सभी की सभी सेम डायरेक्शन में बेटा अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसमें डोमेन्स होते हैं। व्हाट इज डोमेन्स? डोमेन्स आर द कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम व्हिच हैव मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन। तो क्यूरी लॉ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कब लगता है? एबो क्यूरी टेम्परेचर, मतलब एक क्रिटिकल टेम्परेचर बोल सकते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोल सकते हैं, उसके बाद जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जब ये टेम्परेचर इसका ग्रेटर देन टीसी आएगा तो ये पूरा जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरे डोमेन टूट जाते हैं। मतलब किसमें कन्वर्जन हो जाता है? उनका पैरामैग्नेटिक में कन्वर्जन हो जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे लॉ अप्लाई होता है। तो ये कुछ खास बातें, कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने यहाँ पे बताया तीनों मटेरियल के बारे पे, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे पे। समझ गए इतना, या कोई डाउट है? समझ गए या कोई डाउट है इस पे? हेलो, सर एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। कौन सा वाला पोर्शन बेटा? तो आपने एक पॉइंट कहा था डायमैग्नेटिक में कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना सर, वो दोनों अलग अलग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होते थे, उनके जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। हाँ, तो सर उसके बाद से आपका आवाज ही चले गया था सर। अच्छा ठीक है, देख
इनमें क्या होती है, पेयरिंग कंप्लीट होती है, और पेयरिंग कंप्लीट होने के कारण क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं, मतलब नेट कितना है, 0। और जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे। इसलिए जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये वीकली रिपेल होते हैं, ठीक है। जबकि पैरामैग्नेटिक में पेयरिंग इनकम्प्लीट रहती है। पेयरिंग इनकम्प्लीट होने के कारण क्या होता है भाई, यहाँ पे आप डायमैग्नेटिक मटेरियल में अगर जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये पेयरिंग कंप्लीट होती है आयन, और पैरामैग्नेटिक में ये जो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ये इनकम्प्लीट रहती है। इनकम्प्लीट होने के कारण इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो रैंडमली इधर उधर अरेंज है, मतलब यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट तो 0 है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल फील्ड पे रखते हो ये सभी के सभी एक डायरेक्शन पे क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए पहले से क्या रहते हैं, डोमेन्स रहते हैं। डोमेन्स मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है या एटम्स के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन पे होते हैं, फिर दूसरे डोमेन के अलग डायरेक्शन पे होंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं रखे हो तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, 0। और जैसे ही इनको फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो आप, तो सारे के सारे जो डोमेन्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन पे अलाइन हो जाते हैं। इसके कारण जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्ट्रॉन्ग अफेक्शन शो करते हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं? हेलो हाँ सर सुशांत, समझ गए। ओके। और किसी को कोई डाउट है इस पेज का? स्क्रीनशॉट लोगे, ये पेज नंबर 2 है। एक मिनट, हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी, पेज नंबर 2, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बेसिक डिफरेंस था यहाँ तक। अभी समझ गए अभी इतना? कोई डाउट? ले लिए। ले लिए, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और एक मिजनर इफेक्ट होता है। मिजनर इफेक्ट बता दूं पहले। मिजनर इफेक्ट, मिजनर इफेक्ट ये है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं अपन, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कुछ भी अपने अंदर से नहीं जाने देते हैं, ठीक है। ये कौन सा मटेरियल यहाँ पे, दिस डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है और अपने अंदर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल भी नहीं जाने देते। ये जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, मिजनर इफेक्ट बोलते हैं। और इन मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज -1 आप बोल सकते हो, एंड दैट इज परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। परफेक्ट डायमैग्नेटिक हम इसको बोल सकते हैं। और जनरली ये जो मटेरियल होते हैं क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं। सुपर कंडक्टर्स मतलब समझ गए, जिनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, जिनकी रेसिस्टिविटी वो टेंड्स टू 0, रेसिस्टिविटी 0 हो जाती है। तो ये मिजनर इफेक्ट है, बस ज्यादा नहीं। मैंने डायग्राम पे पहले बता दिया था, बट ये मिजनर इफेक्ट होता है, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट। अच्छा, मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टी यूनिवर्सल है, कौन सी प्रॉपर्टी यूनिवर्सल है, पैरामैग्नेटिज्म की, डायमैग्नेटिज्म की, फिर फेरोमैग्नेटिज्म? व्हिच प्रॉपर्टी इज यूनिवर्सल? यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, व्हिच इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी? कौन सी है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी? यूनिवर्सल प्रॉपर्टी इज डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म इज द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, मतलब सभी टाइप के मटेरियल में पाई जाती है। पैरामैग्नेटिक में भी रहेगा, फेरोमैग्नेटिक में भी रहेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा डायमैग्नेटिज्म, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है, ये सभी मटेरियल में पाई जाती है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा आप बुक में अच्छे से पढ़ो इसको एक बार, थोड़ी थोड़ी है काफी कुछ इस पे, ठीक है ना। एक बार पढ़ोगे, रीडिंग करोगे बुक की,
तो और बढ़िया से करोगे आप लोग। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पेज नंबर 3 का इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिया सर। पेज नंबर 4, ठीक है। देखो ये जो सॉफ्ट आयरन होते हैं या फिर मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनकी रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, एक एग्जांपल से अपन कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज बेटा दिस इज एनी सॉलिनॉइड और अभी इसके अंदर एयर मीडियम है, करंट 5 एम्पियर का है और जो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे दैट इज 200 पर मीटर, इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। जब करंट यहाँ पे फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी यहाँ पे, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी नॉट, इसका फार्मूला अपन ने पढ़ा था म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट इज 4 पाई 10 टू द पावर -7 into 200 into 5, ये टेस्ला में आएगा तो ये 2 5 जा 10, 4 पाई into 1000 into 10 to the power -7 टेस्ला। 3 जीरो और कम कर दो यहाँ पर से, 4 पाई into 10 to the power -4 टेस्ला, ठीक है। और आप पाई की वैल्यू और पुट कर दो तो 4 into 3.14 into 10 to the power -4 टेस्ला। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 10 to the power -4 टेस्ला या 1.256 into 10 to the power -3 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर अपन मान लो इस सोलिनॉइड के अंदर अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल अंदर रख दें। अभी क्या है यहाँ पे एयर मीडियम है। अगर मान लो अपन ने एक ऐसा मटेरियल रख दिए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी सपोज 1000 है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब इसमें क्या रहेंगे, ऐसे डोमेन्स रहेंगे और ये जो डोमेन्स हैं ये रैंडमली अरेंज है अभी, ठीक है। और जब आपने इसको सोलिनॉइड के अंदर रख दिया इस तरह से और फिर आपने करंट फ्लो करवाया तो ये जो डोमेन्स होते हैं ये फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे करंट आएगा, ठीक है, करंट आप दोगे सोलिनॉइड में तो जो डोमेन्स हैं वो सभी की सभी करंट के डायरेक्शन पे अलाइन हो जाते हैं। और नंबर ऑफ टर्न अगेन हियर इज 200 पर मीटर। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो ये जो डोमेन्स होते हैं ना ये सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइन हो जाते हैं। मतलब मैं दूसरा डायग्राम यहाँ पे बना दूं, ये जो डोमेन्स हैं ये एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे थोड़े, ये इस तरह से करंट देने पे I = 5 एम्पियर आपने करंट दिया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, अब ये मीडियम है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू एन आई आएगा। यहाँ पे क्या था, म्यू नॉट एन आई था और यहाँ पे फार्मूला क्या आ जाएगा, म्यू एन आई आ जाएगा। और म्यू का मतलब हो जाएगा म्यू नॉट और फिर आप क्या लिखोगे, म्यू आर इंटू एन आई। आपने ऑलरेडी म्यू नॉट एन आई कैलकुलेट किया हुआ है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू आर टाइम्स बी नॉट हो जाएगी। तो फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, म्यू आर टाइम्स बी नॉट और म्यू आर कितना है 1000। सो 1000 टाइम ऑफ दिस फील्ड है ना, और ये कितनी थी यहाँ पे 1.256 into 10 to the power -3 टेस्ला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स बढ़ गई यहाँ पे मटेरियल रखने के कारण, 1000 टाइम्स यहाँ पे बढ़ गई। समझ गए इतना कि कोई डाउट है? अरे भाई समझ गए या कोई डाउट है इस पे? हेलो, समझ गए या कोई डाउट है? समझ गए या डाउट है? समझ गए सर। हाँ, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो अभी। तो मीडियम फिल करने से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा हो जाती है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, डायग्राम पे मैंने डिस्कस किया है। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर ले लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते अपन, एक टर्म है हिस्टेरिसिस कर्व।
हिस्ट्रेसिस कर्व, हाँ हिस्ट्रेसिस कर्व। हिस्ट्रेसिस कर्व या फिर आप VH कर्व और IH कर्व बोल सकते हो। ठीक है, VH कर्व और IH कर्व। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया, एक मटेरियल लिया, मैग्नेटिक मटेरियल, और इस मैग्नेटिक मटेरियल पे ये डोमेन्स है, दे आर रैंडमली अरेंज्ड इस तरह से। ठीक है, अभी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी यहाँ पे 0, या नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना अभी 0, नेट आई कितना अभी 0। जब आप इसको सोलिनॉइड के अंदर रख देते हो और फिर अभी यहाँ पर से करंट आप पास कराते हो, जब आप यहाँ पर से करंट देते हो, करंट फ्लो कराते हो, पहले एक डायरेक्शन में करंट हो, और जब आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हो इसके बीच में, इधर पे आप ले लो H, इसकी यूनिट आएगी एम्पियर पर मीटर, और आप इधर पे ले लो मैग्नेटिक फील्ड B इन टेस्ला। ठीक है, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस पे H मतलब ये पता हमको, H का फार्मूला क्या होता है, H इज इक्वल्स टू NI, जिसको क्या बोलते हो आप, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड बेसिकली। और जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है ना, तो पहले आप एक डायरेक्शन में करंट की वैल्यू दे रहे हो और करंट को बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो धीरे धीरे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ते जाती है और फिर सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, फिर सैचुरेट हो जाती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसी सैचुरेट हो जाती है लगभग। अब तुम करंट बढ़ाते भी जाओगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ऑलमोस्ट सैचुरेट हो जाती है। और इसको आप आई भी ले सकते हो यहाँ पे बी की जगह पे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आप जिसको बोलते हो, ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और जो आई होता है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आप जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे कुछ देर के बाद में फील्ड की वैल्यू क्या होती है, लगभग लगभग कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद आप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते इस पे। ठीक है ना, फिर अगर मान लो अपन करंट की वैल्यू अब डिक्रीज करने लगे, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो ये जो डोमेन्स थे ये पूरी तरह से रैंडमाइज नहीं होते हैं, कुछ बच जाते हैं, ये 0 से A और ये B। मतलब आपने करंट की वैल्यू पूरा 0 कर दिया तो यहाँ पर का जो मैग्नेटिज्म है वो पूरा कंप्लीटली एंड नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, कुछ बच गया। तो इतना जो पार्ट होता है यहाँ पे इस ग्राफ का, या ये जो बी पार्ट है दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी, बच गया। ठीक है ना, रिटेंटिविटी, रिमेनेंस भी इसको बोलते हैं, रिटेंटिविटी या रेमिनेंस। ठीक है ना, इसके बाद में क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन पे अभी करंट ये डायरेक्शन पे था, अब अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो कराते हैं। तो ये जो अभी बचा हुआ था यहाँ पे रेमिनेंस, पहले ये 0 होगा, ये यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक, यहाँ कहीं तक आएगा पहले 0 होने के लिए। ठीक है, ये पहले 0 होगा ये C पॉइंट पे। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कितना करंट लगेगा जिससे उसका पूरा मैग्नेटिज्म वैनिश हो जाए या खत्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन, कोर्सिविटी बोलते हैं, कोर्सिविटी। ठीक है, एक है रिटेंटिविटी, एक है कोर्सिविटी। फिर अपोजिट डायरेक्शन पे और करंट बढ़ाते जाओगे तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बनेगा। फिर से यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ पर से ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से आएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर करंट की वैल्यू 0 कर दो तो अपोजिट डायरेक्शन में
मैग्नेटिज्म बचेगा। मतलब जो डोमेन्स अभी मान लो ये वाले डायरेक्शन पे अलाइन हुए थे, अब अपोजिट डायरेक्शन पे अलाइन हो जाएंगे और बच जाएंगे। आपने करंट की वैल्यू को 0 कर दिया, फिर इसको खत्म करना है तो फिर अब इसी डायरेक्शन में करंट देना पड़ेगा वापस। तो यहाँ पे आके ये पूरा मैग्नेटिज्म खत्म होगा और फिर करंट बढ़ाओगे तो वापस यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से आपको कर्व मिलेंगी और ये जो कर्व होती हैं इनको क्या बोला जाता है, हिस्टैरिसीस कर्व बोला जाता है। मतलब यहाँ पे इस कर्व में ये जो मटेरियल है, अभी मान लो ये वाले डायरेक्शन पे मैग्नेटाइज किए, फिर ये डायरेक्शन पे मैग्नेटाइज किया और फिर वापस यहाँ पे आए। मतलब एक बार मटेरियल पूरा मैग्नेटाइज हुआ और पूरा डीमैग्नेटाइज हुआ, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। एक ही डायरेक्शन पे अगर डोमेन अलाइन हो रहे हैं या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन हो रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो ये जो एनर्जी का लॉस है वो किसके फॉर्म पे अपीयर होगा, हीट के फॉर्म पे अपीयर होगा। तो इस कर्व का जो एरिया है पूरा, इतना जो एरिया है, एरिया ऑफ कर्व इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लॉस इन वन साइकिल। वन साइकिल मतलब कंप्लीट मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कितना एनर्जी का लॉस होगा, वो एरिया इसके प्रोपोर्शनल आएगा या एरिया एनर्जी के प्रोपोर्शनल आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी के। और ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे, ये जो पॉइंट बी है इसको क्या बोलते हैं अपन, दिस इज नोन एज रिटेंटिविटी। ये रिटेंटिविटी है। और जो सी पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है, कोर्सिविटी। एक पॉइंट है कोर्सिविटी और एक पॉइंट क्या है, रिटेंटिविटी। समझ गए अभी कि नहीं, कोई डाउट? अब बात कर ले भाई, ये जो हिस्टैरिसीस कर्व अपन ने बनाया इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस हिस्टैरिसीस कर्व का क्या इंपॉर्टेंस है, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है, टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लेना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लेना चाहिए, जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी जो कोर होती है उसमें कौन सा, जैसे अपन ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़े तो वहां पे सॉफ्ट आयरन लपेटे थे अपन ने, याद है कि नहीं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल लिए थे उसको आपने सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटे थे, हाँ या ना? सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटे थे ना? अरे समझ गए? तो ये जो हिस्टैरिसीस कर्व है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोग बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हाँ, इस कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है, अभी ये जो हिस्टैरिसीस कर्व अपन ने ड्रॉ किए इस कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कर्व? तो जो इंपॉर्टेंस आएगा पेज नंबर 5। नहीं सर, पेज नंबर 6 कर। हाँ ठीक है, पेज नंबर 6। इंपॉर्टेंस क्या रहेगा इसका भी, इस कर्व का जो इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट टू डिसाइड द मटेरियल suitable for temporary and permanent magnet, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस कर्व का इंपॉर्टेंस है। मतलब परमानेंट मैग्नेट किसकी बनाओगे और टेम्परेरी मैग्नेट किसकी बनाओगे, जिसकी रिटेंटिविटी हाई है और जिसकी कोर्सिविटी भी हाई है, ऐसे मटेरियल से आप क्या बनाओगे, परमानेंट मैग्नेट बनाओगे। जिसकी कोर्सिविटी लो है और रिटेंटिविटी भी लो है उससे क्या बनाओगे आप, उससे क्या बनाओगे, टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट समझते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो बनाते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा कि नहीं देखा? हेलो, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा कि नहीं देखा है? आप घर में बना सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत आसान है। जो सेल होते हैं ना आपके घर के, पेंसिल सेल, उसको ले लेना और ये ऐसी कॉइल बनाना और ये कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन डाल देना ऐसा। तो जब आप ये सॉफ्ट आयरन डाल दोगे और यहाँ से करंट फ्लो कराओगे तो ये मैग्नेट बन जाएगी। और कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल को अगर लाओगे तो ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगी, करंट का फ्लो बंद कर दोगे तो ये छोड़ देगी। तो टेम्परेरी मैग्नेट की कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए,
तभी वो टेम्परेरी मैग्नेट बनेंगी, समझ गए ना। और अगर ये ज्यादा है तो आपने करंट का तो हटा भी दिया तो भी वो चिपका रहेगा, तो वो काम का नहीं, पर्पस नहीं मीट हो रहा हमारा। परमानेंट मैग्नेट ऐसी होनी चाहिए कि जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है उससे वो जल्दी खराब ना हो, या बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से उसका खुद का मैग्नेटिज्म खत्म ना हो या फिर अफेक्ट ना हो, समझ गए। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए, एंड टेम्परेरी मैग्नेट के लिए लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी होनी चाहिए। तो परमानेंट मैग्नेट क्या क्या आएगा, हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी, ठीक है। और टेम्परेरी मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, लो कोर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी, ये दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, लो होने चाहिए। और कहीं पे अगर आप ऐसा यूज कर रहे हो मटेरियल को जहां पे मटेरियल बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है, जहां पे मटेरियल बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो एरिया ऑफ कर्व कैसा होना चाहिए बेटा, जहां पे मटेरियल बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है वो एरिया कैसा होना चाहिए आपका, कम से कम हो, मतलब एनर्जी का लॉस कम से कम हो। इसलिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें सॉफ्ट आयरन कोर यूज की जाती है, क्योंकि उसके लिए जो एरिया आता है हिस्टैरिसीस कर्व का ये स्मॉल होता है। समझ गए इतना कि कोई डाउट है अभी, हेलो समझ गए या कोई डाउट है, हाँ बोलो।